प्रिय स्टूडेंट, आज के क्लास में हम फिर से यानी क्लास 10th का फिजिक्स लेकर चले आए हैं। यानी क्लास 10th का पहला चैप्टर फिजिक्स का यानी प्रकाश का परावर्तन। इससे पिछले क्लास में हमने इसमें एक क्लास ले चुके हैं, तो उससे जहां तक हमने करवा दिए थे यानी कल के क्लास में, आज उससे आगे मैं यहाँ पे लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ से आगे होगा, यानी कल जहाँ से हम छोड़े थे वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कल छोड़े कहाँ थे। ये अभी तो चलेगा, ये तो पता है आपको, यानी प्रकाश का परावर्तन चैप्टर चलेगा, पहला नंबर चैप्टर। लेकिन कल जो हुआ था अभी सारी किरण पुंज तक चला था, यानी किरणों के प्रकाश के 3 प्रकार यानी किरण पुंज तक चला था। यानी हमने कल के क्लास में आप लोगों को यानी किरण पुंज तक पढ़ा दिए थे। आज की क्लास जो स्टार्ट होगा अब यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी प्रकाशीय माध्यम किसे कहते, यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन आज के क्लास सबसे पहले हम ये बात बताते हैं आप सभी को, जिस तरीका से हमारे क्लास डेली का डेली यहाँ पे चलते हैं, यानी उसी तरीका का पीडीएफ भी हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड होते हैं। नीचे पे एक लाइन पे आप देखते होंगे कि वीडियो के नीचे या तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे भी लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहां से भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का मोटिवेशन कुछ सुन लेते हैं, तो उसके साथ ही हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज का मोटिवेशन देखिए हमने जो लिख करके लाए हुए हैं, कह रहा हार से डरोगे तो जीत कैसे पाओगे। कह रहा हार से यदि डरोगे तो जीत कैसे पाओगे, मेहनत करोगे तो मंजिल तक पहुंच पाओगे। यदि मेहनत करोगे तो मंजिल तक जो है पहुंच पाओगे। यानी कह रहा हार से डरोगे तो जीत कैसे पाओगे, ध्यान सुनिए। कह रहा हार से डरोगे तो जीत कैसे पाओगे, मेहनत करोगे तो मंजिल तक पहुंच पाओगे। मेहनत करोगे तो मंजिल तक पहुंच पाओगे, इसलिए हार से नहीं डरना है और मेहनत करना है हमेशा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम जो है आज के क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कल यहाँ से हो चुका था, अब सारी किरण पुंज तक हो चुका था। अब यहाँ पे देखते हैं, यानी दूसरा क्लास जो है प्रकाश माध्यम किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यानी प्रकाश माध्यम किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कर प्रकाश माध्यम किसे कहते। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या कि प्रकाश माध्यम कहते हैं किसे। करा प्रकाश देखिए माध्यम कर, यानी माध्यम जिसके माध्यम से प्रकाश चलता है यानी गुजरता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, माध्यम बोलेंगे। यानी प्रकाश से माध्यम, यदि प्रकाश चलेगा, जो भी चीज चलेगा उसी का माध्यम बोलेंगे। यहाँ पे प्रकाश चल रहा है तो प्रकाश के हम माध्यम बोलेंगे न, यानी जिस पदार्थ से हो करके प्रकाश जो है चलती है गुजरती है, उसी को हम क्या कहेंगे, माध्यम कहेंगे, यानी प्रकाश का माध्यम कहेंगे। इसका उत्तर अब सुनिए। करा वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश गुजर सकता है, यानी जिससे होकर क्या प्रकाश जो है गुजर सकता है, उसे प्रकाश माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश माध्यम कहते हैं। वह पदार्थ जिससे होकर के प्रकाश गुजर सकता है, जिससे होकर के प्रकाश क्या गुजर सकता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश से माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, क्या हवा से होकर के गुजर सकता है, बिल्कुल। हवा में भी आप टॉर्च जलाइएगा यानी रोशनी को जलाइएगा तो वह क्या होगा, यानी गुजरेगा, यानी आर पार होगा। उसके बाद हम बात करेंगे पानी में भी टॉर्च जलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, यानी अंदर तक जाते हैं, दिखाई पड़ता है पानी में जो चीज है। कर कांच देखिए, शीशा यानी कांच, यानी उसके भी आर पार प्रकाश हो पाती है। अब यहाँ पे देखेंगे एल्कोहल, हीरा आदि, ये सभी चीजें जो है ना यानी प्रकाश के माध्यम है। प्रकाश इन माध्यम से क्या होता है, गुजर जाता है, यानी आसानी से गुजर पाता है प्रकाश, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। इस क्वेश्चन को आप जो है समझ गए होंगे। अब यहाँ पे चलते हैं दूसरा, यानी प्रकाशीय माध्यम जो होती है ना 3 प्रकार के होते हैं। यानी प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं आप ये जानना जरूरी है, ध्यान सुनिए। करा सममिति माध्यम, सममिति माध्यम किसको कहते हैं, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। करे ऐसा माध्यम जिसके हर भाग का गुण और बनावट एक जैसा होता है, यानी जिसके देखिए हर भाग का गुण और बनावट का एक जैसा होता है, उसी क्या कहते हैं, सममिति माध्यम कहते हैं। जैसे जल का बनावट क्या होता है, हमेशा एक जैसा होता है, कांच का भी एक जैसा होता है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे विषममति माध्यम, ऐसा माध्यम जिसके हर भाग का गुण और बनावट एक जैसा नहीं होता है। कर वैसा माध्यम जिसके हर भाग का गुण और बनावट जो होता है एक जैसा नहीं होता, यानी भिन्न भिन्न होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, विषममिति माध्यम कहेंगे। जैसे गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण, देखिए गर्म और ठंडी हवा मिल जाएंगे, क्या उसका बनावट एक जैसा होगा, नहीं, आधा गर्म होगा तो आधा ठंडा होगा। भाप आदि का मतलब ये सभी का क्या है, ये सब विषममति माध्यम है। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। अब पदार्थ के प्रकार के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, और यहाँ पे पूछा जा रहा प्रकाश के गमन के आधार पर जो है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं गमन के आधार पर, आप क्या कहिए, 3 प्रकार के होते हैं। एक देखिए सबसे पहले पारदर्शी पदार्थ होता है, उसके बाद अपारदर्शी होता है, उसके बाद पारभासी होता है। अब हम तीनों को देखेंगे आखिर पारभासी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं और पारभासी किसे कहते हैं। सबसे पहला नंबर में हम देखेंगे यहाँ पे, यानी पारदर्शी किसे कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ को आपको देखना है, देखिए नाम से है पारदर्शी, जिसके आर पार यानी देखा जा सके, उसी को क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूरी तरह से गुजर सकता है, यानी जिसके आर पार, यानी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूरी तरह से गुजर सकता है, यानी जिसके आर पार देखा जा सकता है, उसी को हम क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। यानी आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं, यानी जिनके आर पार देखा जा सकता है, यदि प्रकाश गुजरेगा तभी ना हम आर पार देख पाएंगे, नहीं गुजरेगा तो कैसे हम देख पाएंगे। इसका मतलब उस चीज से, यानी जो उस पदार्थ से प्रकाश भी गुजर सकती, प्रकाश गुजरती तभी हम देख पाते आर पार, अन्यथा नहीं देख पाते। जैसे हम यहाँ पे देखते, उदाहरण के लिए दिया गया कांच दिया गया है, सांप यहाँ कांच दिया गया, उसके बाद सॉफ्ट, यहाँ पे सॉफ्ट ये देखिए, और पानी दिया गया, इसको अभी काट दीजिए। सॉफ्ट क्या चीज हो, यानी पानी और हवा को आप लगाइए। यहाँ पे कांच देखिए, कांच के आर पार देखा जा सकता है, हवा के आर पार देखा जा सकता है, और पानी के भी आर पार देखा जा सकता है। अब दूसरा नंबर पे हम यहाँ पे देखते हैं कि अपारदर्शी। अपारदर्शी में देखिए जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, देखिए अभी हमारे क्लास में आप ध्यान से बैठे रहिए और सुनते जाइए और एक एक करके याद करते चलिए। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश नहीं गुजर पाता है। उदाहरण में लकड़ी, दीवार, पत्थर। अपारदर्शी ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं गुजर पाता है, यानी जिसके आर पार नहीं देख पाते हम, उसी को क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। जैसे में क्या लकड़ी के आर पार देख पाते हैं, या कॉपी भी अभी है तो क्या इसके आर पार देख पाइएगा, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। यदि इस साइड से हम देखेंगे तो नहीं देख पाते हैं। कोई भी चीज ऐसा पदार्थ है जिससे पदार्थ प्रकाश नहीं गुजर पाती है, तो वो सारा चीज क्या है, वह सारा वस्तु जो है, वह पदार्थ जो है अपारदर्शी है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश नहीं गुजर पाता है, उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया लकड़ी। क्या लकड़ी के आर पार नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है। और दीवार के आर पार, क्या दीवार के इस साइड आप खड़े हैं, उस साइड मान लो कोई व्यक्ति खड़ा, क्या उसको देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा। उसको पत्थर के आंख के सामने ले लीजिए, उस साइड की वस्तु को देख पाइएगा, बिल्कुल नहीं देख पाइएगा आप। अब यहाँ पर हम देखेंगे तीसरा नंबर, अब देखेंगे क्या, अर्धपारदर्शी, इसी को कहते हैं पारभासी भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, पारभासी भी बोलते हैं, लेकिन अर्धपारदर्शी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, वे पदार्थ जिनसे थोड़ी मात्रा में प्रकाश गुजर पाता है, यानी थोड़ी मात्रा में गुजर, यानी पूरा स्पष्ट रूप से नहीं गुजर पाता, यानी कम मात्रा में गुजर पाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अर्धपारदर्शी बोलेंगे, या तो पारभासी भी हम बोलते हैं उसे। जैसे में कोई पेपर आप ले लीजिएगा कॉपी को, उसमें क्या करिएगा आप जो है तेल लगा लीजिएगा। तेल लगा, जैसे इस पेपर अभी इस पार से उस पार नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, यदि हम तेल इसमें लगा देंगे तो इस पार से थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ेगा। क्या होगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ेगा। जैसे धुंधला कांच, कोई घिसा, मान लो कोई कांच है, शीशा लगा हुआ है यानी दरवाजा में, उसको क्या करेगा, कोई चीज यानी पत्थर से घस दीजिएगा तो वो क्या होगा, यानी धुंधला हो जाएगा। क्या उसके आर पार कम देख पाइएगा आप, पूरा तो नहीं देख पाएगा, लेकिन कम दिखेगा, उसी क्या है, अर्धपारदर्शी है। तेल लगा हुआ कागज, ये तो हम बताइए दिए अभी।
अब यहाँ पे देखिएगा छाया किसे कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। देखिए ये परीक्षा में भी कई बार पूछा गया, इसको वीवीआई भी लगा सकते हैं नहीं। अब यहाँ पे देखिए छाया किसे कहते हैं, छाया के बारे में आपको जानकारी हम देंगे, आखिर छाया कैसे बनती है। देखिए जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है, मान लिया जाए इधर से कोई सूर्य के प्रकाश आ रहे या लाइट से प्रकाश आ रहे, अब यहाँ पे हम क्या करें, देखिए यहाँ पे एक पेन, यहाँ पे अभी लाइट हमारे पास सामने जल रही है, इसको लाइट को यदि यहाँ पे हम इसको पेन को यदि खड़ा किया तो ये कहीं ना कहीं इमेज इसका बन रहा है, इस साइड क्या हुआ बन रहा है, यानी छाया जो है बन पा रही है। तो इसी क्या ये अपारदर्शी है, इससे होगा। जैसे यहाँ पे भी हम इसको उठाएंगे, कॉपी को उठाएंगे तो कॉपी का क्या होगा, प्रतिबिंब जो होगा इस साइड बनेगा, छाया जो होगा क्या बनेगा, इस साइड बनेगा, छाया बन जाएगा, जिसके माध्यम से देखिए प्रकाश इस वस्तु का आर पार नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता, यह काला धब्बा बना देगा इस साइड, धब्बा बनाने के बाद क्या वह छाया का रूप ले लेता है और छाया बन जाता है। यानी आप यहाँ सुनिए, जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है तो प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाता है, तो इससे उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। देखिए प्रकाश के मतलब रास्ते पर कोई यदि अपारदर्शी वस्तु को हम रख दें तो उस वस्तु को पार नहीं कर पाएगा, उसके माध्यम में क्या यहाँ देखा वही कोई जो है काला धब्बा बन जाएगा, वही क्या है छाया कहलाएगा। आप समझ गए छाया किससे कहते हैं, छाया कैसे बनती है, बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, मेन रोल तो यही था, अभी तक जितना पढ़े हुए भी था इंपोर्टेंट, लेकिन मेन चैप्टर में यह था प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्रकाश का परावर्तन, मेन जलवा तो यहाँ से है भाई, क्या है मेन जलवा यहाँ से है, कभी आप भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीका से अब यहाँ पे हम समझाते हैं आप सभी को प्रकाश का परावर्तन को, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। ये क्या ये नहीं उठ पाएगा, ये चीज यहाँ नीचे रहता तो ठीक रहता समझाने में, चलिए कोई बात नहीं। देखिए मान लिया जाए यहाँ पे प्रकाश का कोई यहाँ पे मान लिया जाए, मान लो यहाँ पे क्या प्लेन दर्पण है, क्या प्लेन एक दर्पण यहाँ पे हम रख देते हैं, प्रकाश की किरण यहाँ से आया और यहाँ से ये गुजरा है, मतलब इस साइड आया और इस साइड यहाँ पे गुजर गया, इस साइड से चला गया, यही क्या परावर्तन है। कोई चमकीली या सतह पर से प्रकाश आती है और फिर उसी दिशा में लौट जाती है, जैसे ही आया लौट गया उसी को हम क्या बोलेंगे, परावर्तन बोलेंगे। यदि प्रकाश आया लौट गया यानी किसी वस्तु से टकरा के यदि लौट जा रही है तो उसी को हम क्या बोले, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखिएगा कैसे, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। परीक्षा में यदि ये क्वेश्चन आ जाते हैं, बार बार कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, वीवीआई लगा लीजिए। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ से लौट गया, तो अब दो चीज बनेगा। अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं इसमें, तो आगे देखिएगा यहाँ पे प्रकृति के आधार पर परावर्तन सतह कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करना है। करा प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह जो होते हैं ना वह कितने प्रकार के होते हैं, उसका व्याख्या करने के लिए आपको बताया जा रहा है किस किस टाइप के यानी परावर्तन होते हैं। देखिए प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नियमित परावर्तन, एक होते हैं अनियमित परावर्तन। क्या होते हैं, एक होते हैं नियमित परावर्तन जो कि मतलब पूरा प्लेन होते हैं, एक होता है अनियमित परावर्तन जो कि पूरा खुरदरी सतह से होकर घूरता है ना। जैसे दर्पण भी आप देखिएगा एक प्लेन वाला होता है, एक खुरदरी वाला भी होता है दर्पण। अब यहाँ पे देख लीजिए आगे देखिए नियमित परावर्तन के बारे में जानकारी पहले आपको हम देते हैं तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कारण ऐसा परावर्तन जो चिकनी और चमकदार सतह से होता है, कारण ऐसा परावर्तन जो चिकनी और चमकदार सतह से होता है, यानी ऐसा परावर्तन जो कि चिकनी और चमकदार तरह से परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम, नियमित परावर्तन बोलेंगे। यानी चमकीली मतलब समतल सतह से हम बोलेंगे, चिकनी और चमकदार सतह से होता है उसे क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन बोलेंगे। अनियमित के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, आखिर अनियमित क्या चीज है। देखिए यहाँ पे ऐसा परावर्तन जो रुखी और
चमकहीन सतह से होता है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम जो है, मान लो यहाँ पे कोई जो क्या है रूखी, हम बात करें चमकहीन, जो चमकता हुआ नहीं है, मान लो यहाँ पे कोई इस तरह का यहाँ से प्रकाश आया और कहीं लौट गया, इसी को हम क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अनियमित पर। यदि खुरदरी सतह या तो रूखी बिना चमकहीन सतह पर यदि प्रकाश लौटती है, उसी को हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित प्रश्न। अब यहाँ पे देख लीजिए, परावर्तक सतह किसे कहते हैं? अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ देते हैं कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। कहा जिस सतह पर प्रकाश की किरणें टकरा कर वापस लौट जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। मतलब जिस सतह से आती है प्रकाश की किरणें और टकरा करके लौट जाती है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह बोलेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपतित किरण किसे कहते हैं, यानी आपतित किरण, आपके थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए यहाँ पे। कारण देखिए किरण जो आती है ना, तो देखिए किरण, मान लो यहाँ पे कोई दर्पण मान लो रखा हुआ, प्लेन दर्पण यहाँ पे कोई रखा हुआ है, मिरर जो है रख दिया यहाँ पे, यानी और यहाँ से आया ये प्रकाश की किरण है और इधर लौट गया मान लो, तो अब क्या यहाँ पे एक लंब होगा, लंब बीच में लंब। अब यहाँ देखिए ये जो किरण आती है उसे आपतित किरण बोलते हैं। ये हो गया आपतित किरण और ये जो हो गया परावर्तित किरण हो गया। क्या हो गया? परावर्तित किरण। ये आपतित आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो किरण आती हुई प्रतीत होती है उसे आपतित किरण, जो जाती हुई प्रतीत होती है उसे क्या बोलते हैं? हम परावर्तित किरण। उसके बाद हम बोलेंगे यहाँ पे आने वाले प्रकाश कोण को क्या बोलेंगे? ये आपतन कोण हुआ और ये जो हुआ परावर्तन कोण हुआ। आगे हालांकि मिलेगा इसमें पढ़ने के लिए। परावर्तित किरण देखिए परावर्तक सतह से टकरा कर वापस जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? जो कि वापस जाती है उसी को हम परावर्तित किरण बोलेंगे। आपतन बिंदु पे देखिए, आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु, ये लंब जो डाला गया खुरदरी सतह में, यही क्या है? आपतन बिंदु है। ध्यान दीजिए, जिस बिंदु पर किरण सतह से टकरा कर उसे क्या कर, जिस बिंदु पर किरण सतह से टकराती है और उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पाया, यहाँ पे टकरा गया, इसी को क्या बोलेंगे? हम आपतन बिंदु बोलेंगे। फिर से इसको समझ लीजिए, मान लो ये दर्पण है, इधर से किरण आया, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तन, बीच में ये क्या? आपतन बिंदु हो गया। ये हुआ आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। समझ लीजिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अभिलंब, आप देखिए अभिलंब के विषय में हमने बोले थे आपको, ऐसे आया प्रकाश की किरण यहाँ से लौटा, यही बीच में क्या है? यही तो अभिलंब है। लंब डाल दिया, यही अभिलंब है। आपतन बिंदु पर सतह से सीधी खड़ी एक काल्पनिक रेखा, सीधा ये खड़ी है न रेखा, इसी की क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। यानी आपतन बिंदु पे जहां पे आती किरण है न, उससे होकर के खड़ी एक रेखा जो खींच दी जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, यानी अभिलंब बोलते हैं उनको। अब यह आपतन कोण के विषय में हम जानकारी देंगे, आखिर आपतन कोण किसे कहते हैं। ध्यान सुनिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोणों को आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। हमने बताए थे आपको, ये कोण कौन सा है? ये कोण जो हुआ, ये आपतन कोण हुआ और ये जो हुआ परावर्तन कोण हुआ। ये आती हुई किरण से ये कोण बना है ना, यही कोण को क्या बोलेंगे हम? आपतन कोण। जो लौटती हुई किरण उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। यही पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये अभिलंब हुआ और ये आपतित किरण, इनके बीच जो कोण बना है इसी को क्या बोलेंगे? कौन सा कोण बोलेंगे? आपतित कोण बोले, आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। और यहाँ पे थोड़ा परावर्तन कोण के विषय में हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, मान लो यहाँ पे ये किरण यहाँ से आया टकराने के बाद और ऐसे जो लौट गया, यहाँ पे तो अभिलंब है। अभिलंब और परावर्तित किरण, यहाँ पे ये कोण जो बनती है, इसी को कोण को क्या हो, यानी टकराने के बाद लौटती है ना, उसी के बीच में जो कोण बनती है उसी की क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। ध्यान सुनिएगा, परावर्तित किरण, ये परावर्तित, ये जाने वाली किरण क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और अभिलंब, ये अभिलंब है, अभिलंब के बीच बने कोणों को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। क्या आपको समझ में आया? अब हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप जो है समझ पाए होंगे एक बेहतरीन तरीका से। अब हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि बेहतरीन तरीका से परावर्तन के नियम। देखिए अब यहाँ पे हम ये बात को आपको समझाएंगे, परावर्तन के नियम क्या है। देखिए
प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है ना वो दो नियम होती है। दोनों नियम को हम जानकारी देंगे आप सभी को। आपतित केंद्र और परावर्तित केंद्र अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। कैसे? अब यहाँ पे देख लीजिए, ये मान लो कोई परावर्तक सतह यानी मिरर है और यहाँ से किरण आई है और यहाँ से ये लौटी है, लौट गई है ना। देखिए ये क्या हुआ, आपतन किरण, ये तो आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों क्या एक ही तल में मिला हुआ है ना। इसी को क्या बोलेंगे, तीनों तल में। ये प्रकाश का क्या है, नियम है। परावर्तन का क्या है, यह नियम। प्रकाश के परावर्तन की ये क्या नियम है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जितना ये कोण होगा उतना ही जितना आपतित कोण होगा मतलब उतना ही परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण जितना होगा उसके बराबर ही परावर्तन कोण होगा। ये दोनों कोण जो बहुत कितना बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। अब विचलन कोण यहां से हम देखेंगे। आगे विचलन कोण किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। विचलन कोण किसे कहते हैं, देखिए जब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण बनता है तो उसे विचलन कोण कहते हैं। क्या बनते हैं, विचलन कोण बनते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, यानी आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गया ठीक ना, और ये परावर्तित किरण। यहाँ आप देख लीजिएगा, मान लीजिए ये दर्पण हुआ, यहाँ से प्रकाश आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये बीच में जो कोण बना इसी को क्या बोलेंगे, हम विचलन कोण बोलेंगे। अब यहाँ देखिए आपतन कोण और विचलन कोणों के तरीका, एक घड़ी की दिशा में एक विपरीत घड़ी की दिशा में होता है। अब विचलन कोणों से संबंधित कुछ प्रश्न, यहाँ देखिए विचलन कोण तो आपको पढ़ा दिया हम ना। अब विचलन कोण से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। विचलन कोण लेमडा बराबर देखेंगे हम 180 डिग्री माइनस देखेंगे। देखिए विचलन कोण को इससे लेमडा सूचित किया जाता है, इसके बराबर होता है 180 माइनस में 2 थीटा होता है ना। 2 थीटा होता है, क्या होता है, 2 थीटा होता है। यहाँ देखिए थीटा का मान 45 डिग्री दिया गया। तो आप ऐसा करिएगा, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ तो बना हुआ क्वेश्चन है, तो इसी को हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। तब तो ये सूत्र हुआ 180 डिग्री माइनस में 2 थीटा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 180 थीटा की जगह 45 तो 45 लिखेंगे, 45 को 2 से गुना करिएगा 90, 80 में से 90 को घटाएंगे 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब यहाँ इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया। ये सारा चीजें जो 80 में से यहाँ 2 से गुना करिएगा, इसको यहाँ पे लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। अब देखिए आपतन कोण कितना है, 70 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान कितना। अब यहाँ पे विचलन कोण मांग रहा है। विचलन कोण का मान देखिए 70 को 2 से गुना करेगा कितना होगा, 140। 80 में से 140 घटेगा 40 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। अब प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आपको ये देखना है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। नहीं, प्रतिबिंब किसको हम बोलते हैं, इमेज जो बनती है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ से देखेंगे हम प्रतिबिंब को महत्वपूर्ण तरीका से हम देखने का प्रयास करते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी सतह पर गिरती है और उस सतह पर उस वस्तु की छवि दिखाई देती है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी सतह पर गिरती, मतलब किसी न किसी सतह पर गिरती होगी और उस सतह पर उस वस्तु की छवि दिखाई देती है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब देखेंगे जब परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है। वास्तव में देखेंगे एक बिंदु पर मिलती है, यानी किरण तो आई और परावर्तन जो हुआ तो एक बिंदु पर मिला है, उसी की क्या बोलेंगे, वहां पर वस्तु की छवि बनती है, उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब जिसकी कल्पना हम करते, देखिए नामे से काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी जो बनता नहीं है, जिसके हम प्रतिबिंब बनता तो है लेकिन कल्पना कर पाते हैं, यानी उसी को हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। जब परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरणें वास्तव में
नहीं, वास्तव में नहीं मिलती, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे ही वे किसी बिंदु से आ रही है, तो उसे छवि को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्टिव में ये भी बार बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति को हम ध्यान में देखेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, ध्यान सुनिएगा। प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है। काल्पनिक होता है और प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है। अब यहाँ देखिएगा, जितनी दूरी पर वस्तु होगी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। देखिए, मान ले आप आईना में देखते हो, यानी दर्पण में देखते हो, जितना दूरी पे आप खड़ा रहोगे ना, उतनी ही दूरी पे आपका प्रतिबिंब यानी दर्पण में लगेगा कि पीछे बन पा रहे हैं। वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान होता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कभी कभार प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है, वह दर्पण पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखने का हम प्रयास करेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर हम बोल रहे, लिखने के लिए कह रहा है यहाँ पे। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर आपको लिखना। चलिए तो यहाँ पे अंतर हम बताते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, यह वास्तविक किरणों से बनता है, यह काल्पनिक किरणों से बनता है। यह बात सही है, यह वास्तविक किरणों से बनता है, यह काल्पनिक किरणों से बनता है। यह हमेशा उल्टा बनता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, यह हमेशा सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक सामने बनेगा ना, और जो काल्पनिक जिसका कल्पना हम करते हैं वह दर्पण के पीछे बनता है। देखिए इसमें इस क्वेश्चन जो वीवीआई लगा लीजिए, इसको हम अभी याद करवा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, यह वास्तविक किरणें से बनता है और यह काल्पनिक किरणें से बनती है। यह उल्टा बनता है तो यह हमेशा सीधा बनता है। इसको पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसको पर्दे पर नहीं उतारा। यह दर्पण के सामने बनता है वास्तविक, और काल्पनिक दर्पण के पीछे बनता है। तो यहां तक आप उम्मीद करते हैं हम समझ पाए होंगे। अब यहां से तीसरा क्लास में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए हम उतना नहीं करवाते एक ही क्लास में, ताकि आपको उतना याद भी नहीं हो पाए। आप रिवीजन देखिए, रिवीजन करना चाहिए आपको, डेली का डेली हम आपको कहते रिवीजन करिए, या नहीं तो रिपीट आप क्लास को भी देख सकते हैं, उससे भी आपको क्या होगा, रिवीजन हो जाएंगे। क्या होंगे, रिवीजन हो जाएंगे। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर ड्रॉप करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप वीडियो में बने रहने का प्रयास करिएगा।